के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। ये वो सरजमीन है जहां से पूरी दुनिया में इल्म का पैगाम जाता है। ये वो सरजमीन है, मेरी आंखों के सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 70 सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं। आम से सर पे गमछे लपेटे हुए जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने दुनिया को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया है। मैं ऐसी सरजमीन पे खड़ा होकर के मुझे हैरत होती है। मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बीजेपी का झंडा लगा था कुछ घरों पर। मुझे हैरत हुई कि बीजेपी का झंडा पकड़ने से पहले इनके जमीर ने धिक्कारा क्यों नहीं। अरे ये झंडा वो झंडा है जिस पर पहलू खान की खून के छींटे हैं, जिस पर जिनाब के खून के छींटे हैं, जिस पर उमर के खून के छींटे हैं, जिन पर हजारों बेगुनाहों के खून के छींटे हैं, जो कभी दंगों में मारे गए तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा करके मारे गए। मेरे भाई, ऐसा झंडा अपने हाथों में थामने से पहले ईमान बगावत क्यों नहीं कर जाता लोगों का? क्या ईमान मर गया है? कुछ लोग आपको खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद बिके हुए हैं चंद पैसों में, चंद ओहदों के लालच में, चंद टिकट की लालच में। उनसे आपको कहना पड़ेगा इस बार सारे दायरे तोड़ करके कि नहीं, आप मुझे खरीदने आए हैं। लेकिन मेवात का आम मुसलमान तो ये कह रहा है कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है। पहुंचाना अपनी तालियों का शोर, आज की रात उन्हें नींद नहीं आनी चाहिए। रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो नोटों के खरीदार यहाँ आएंगे, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। मेरे भाई, मेरी ममन साहब से दूसरी मुलाकात है। बीच में जब टिकट के मसले चल रहे थे तो और भी लोग मेरे पास आए, मेरी बातचीत भी हुई। मैंने तो बस मोहब्बतों भरी एक ही बात कही कि ठीक है, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। जिसके नसीब में टिकट आ गया है उसे लड़ाओ, उसे मजबूत करो, उसे जिताओ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं। अगर ये लड़ाई सिर्फ एक एमएलए चुनने की लड़ाई होती तो मैं 7 समंदर पार का सफर तय करके, अपने प्रोग्राम छोड़ करके 2-2 फ्लाइटें मुंबई से यहां तक बदल करके आपके बीच ना खड़ा होता। आप लोगों को यह लगता है कि यह सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई है। नहीं मेरे भाई, ये विधायक चुनने की लड़ाई नहीं। ये लड़ाई दरअसल हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लफ्जों में जो हमें आपको अधिकार मिले हैं, जिसे ये जालिम हुकूमत छीन लेना चाहती है, उसको बचाने की लड़ाई है ये। और अगर इस लड़ाई में आप छोटी छोटी चीजों में उलझ गए, आप इसमें उलझ गए कि नहीं यार, हमने तो किसी और के बारे में सोचा था, टिकट लेके कोई और आ गया तो हम उसे वोट कैसे दें, तो मेरे भाई अगर वोट खराब करोगे तो फिर आपका खराब किया गया एक एक वोट खट्टर को मजबूत करेगा, नरेंद्र मोदी को मजबूत करेगा। इसका ख्याल रखना। जब 21 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होना तो याद रखना कि तुम्हारी दबाई गई एक बटन से ऊपर कहीं जो चंद लोग नफरतों का शिकार हुए हैं उनकी रूहों को सुकून मिलेगा। यह सोच करके 21 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होना, जब वहां खड़े होना मेवात वालों, तो ये सोच के खड़े होना
कि 30-31 साल का एक लड़का सरफिरा सा शायर आपके बीच में आया था अपना दामन फैलाने और ये कहने कि आप दरअसल ममन को वोट नहीं देंगे, आप दरअसल ममन के हाथों को मजबूत नहीं करेंगे, आप राहुल गांधी को मजबूत करेंगे जो नफरत वाली ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आपकी दुनिया अलग है, आप कांग्रेस के जलसों में कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो गए? तब मैं उनसे कहता हूं कि मैंने सियासी तमाम पार्टियों के तमाम सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े हुए लोगों को देखा है, उनको करीब से महसूस किया है। हर रात किसी न किसी मुशायरे में 20-25 हजार की भीड़ होती है और किसी न किसी पार्टी का एक मेहमान खुसूसी कोई नेता मंत्री बैठा हुआ होता है और मुझे उसको करीब से जानने का मौका मिलता है। मैंने चंद मुलाकातों के बाद यह महसूस कर लिया कि राहुल गांधी इस देश का एक ऐसा इंसान है जो सबसे बड़ी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहा है। वो दिन और आज का दिन कि मैं खड़ा हूं राहुल गांधी के साथ और अलग ऐलान ये कह रहा हूं कि मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं आज यहां खड़ा हूं तो आपसे यह गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हूं कि मेरे भाई आपसे तमाम तारीफें आपकी गुलाम नबी आजाद साहब ने करी, उससे पहले के लोगों ने करी, मामन भाई आपके सामने अपना दामन फैला के खड़े हो गए, लेकिन आपकी तमाम तारीफों के बीच मुझे 2 शिकायतें आपसे करनी है और वो शायद मैं ही कर सकता हूं। आपके साथ दुश्वारी है कि आप सुबह जब चाय की दुकान पर बैठते हैं तो चाय पीते पीते हरियाणा की सरकार बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। आप जब शाम को बिरयानी खा रहे होते हैं तो दिल्ली में बैठे हुए वजीर आजम को गिरा भी देते हैं और नया वजीर आजम तख्त पे बिठा भी देते हैं। लेकिन जिस दिन सच में आपको ईवीएम की कतारों में लग करके अपने एक एक वोट से हुकूमतों को बदलना होता है, उस दिन आपको लगता है कि कौन जाए धूप में खड़ा होने के लिए, कौन परेशान हो? मामन तो चुनाव जीत ही रहे हैं, हम कौन परेशान हो, जीत ही जाएंगे। नहीं मेरे भाई, इस लड़ाई में आपको खड़े तो होना पड़ेगा। अपनी आराम वाली चारपाइयों पर बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर उससे काम चलता तो मैं भी अपनी सुकून की जिंदगी जी रहा होता। रात दर रात हर शहर में गली कूचों में घूम घूम करके पहलू खान का, नजीब का, जुनैद का दर्द ना गा रहा होता। अपनी जिंदगी को ऐसे हथेली पर लेकर के ना चल रहा होता। मैं तो किसी Z+ सिक्योरिटी में भी नहीं चलता हूं, मैं तो तन्हा चलता हूं। लेकिन मैं जब लंदन में खड़ा होकर के मदरसे के लिए नज्म पढ़ता हूं, जब मैं लंदन के किसी शहर में खड़ा होकर के कश्मीर के लिए नज्म पढ़ता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि मेवात और उसके आसपास के इतराफ में न जाने कितने ऐसे मुसल्ले बिछे होंगे जहां बैठे हुए कुछ गुमनाम लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे होंगे। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। अगर आपका ये बेटा, आपका ये भाई, जिसकी नज़्में सुनते वक्त कभी किसी लम्हे में आपकी आंखें गीली हो गई हो, आप नजीब की नज़्म सुनते हुए आपको ऐसा लगा हो कि इमरान ने तो ऐसे मेरे दर्द को गा दिया जैसे मेरा बेटा गायब हुआ हो। फलस्तीन की नज़्म सुनते हुए आपको ऐसा लगा हो कि मेरी आंखों के सामने फलस्तीन का मंजर तैर गया। आपको कश्मीर का दर्द सुनते हुए लगा हो कि नहीं यार, कोई तो है जो छाती ठोक के जिंदगी की परवाह किए बिना बोल रहा है। तो हाँ, मैं वही इमरान हूं, मैं माइक पर खड़ा हूं और आपसे ये कह रहा हूं कि मेवात मेरा है, मेवात के लोग मेरे हैं, मेवात के लोगों का गम मेरा है। यहाँ के लोगों की आंखों से बहे हुए एक आंसू में अपने दामन में महसूस करता हूं। मेरे इसी कुर्ते के दामन में मरहूम जुनैद की मां के आंसू आज भी हैं। पहलू की 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां के आंसू आज भी हैं। मैं उस बुनियाद पर आपके बीच खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरे भाई, इस लड़ाई को छोटी मत बनाओ। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। वो इतने खतरनाक हैं
कि अगर उनका बस चलेगा तो वे हिंदुस्तान में अपने अलावा किसी को रहने नहीं देंगे। और उनकी हां में हां मिलाते हुए खट्टर साहब तो कह ही रहे हैं कि लॉ एंड आरसी बाहर करो सबको। जिस जमीन के लिए, जिस सरजमीन के लिए कभी राजा हसन खां कुर्बानी दिया करते थे, आज उनके वंशजों को, आज उनकी नस्लों को, खट्टर को साबित करके बताना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हैरत होती है और तरस भी आता है, तरस भी आता है। लेकिन हमारी आंखों के सामने यही हिंदुस्तान इस वक्त खड़ा है। इस हिंदुस्तान को कौन बचा सकता है? जज्बातों में मत आइएगा। अगर दिल्ली की गद्दी से, हरियाणा की गद्दी से भारतीय जनता पार्टी को कोई उखाड़ फेंक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और कोई पार्टी उखाड़ नहीं